हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। जब हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले सोचना चाहिए कि आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। और जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है तो हमेशा वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के हिसाब से की जाती है। तो अगर हम इस एज ग्रुप को डिवाइड कर लें 0 से 20 ईयर्स तक, 20 से 40 ईयर्स तक और 40 से 60 ईयर्स तक, तो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के बारे में किस तरीके से क्या प्लानिंग होनी चाहिए जिससे उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग सही तरीके से हो सके और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो सके, हम लोग इस पर बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं अप टू 20 ईयर्स तक, यानी 0 से 20 ईयर्स तक। तो अगर हम लोग खुद को कंसीडर करें और अपने एटमॉस्फेयर जो हमारे सोसाइटी में लोग रहते हैं अगर उनको देखें तो हमें पता चलेगा कि जो 20 ईयर्स तक का एज ग्रुप होता है वो एजुकेशन गेन कर रहा होता है या तो कोई स्किल डेवलप कर रहा होता है। फाइनेंस काफ़ी हद तक जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो उनके जो फादर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, जब वो उनको देते हैं वो एक बहुत नॉमिनल अमाउंट का होता है। वो उनके खर्चे में ही चला जाता है जिसको नॉर्मली हम लोग प्लानिंग में नहीं यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर कुछ ऐसा हो जाए कि अच्छा फिनोमिनल अमाउंट जो है वो अर्न कर रहा है तो उसको अपने लॉन्ग टर्म गोल सेट कर लेना चाहिए और जितनी जल्दी प्लानिंग स्टार्ट हो जाए फाइनेंशियल प्लानिंग उतना अच्छा होता है। अब हम देखेंगे कि 20 ईयर्स से 40 ईयर्स तक का जो एज ग्रुप है उसमें किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग की जाए। अब अगर हम लोग कायदे समझें तो ये ऐसा एज ग्रुप होता है जिसमें हम लोग या तो एजुकेशन गेन कर चुके होते हैं या तो हम लोग अच्छा अमाउंट अर्न कर रहे होते हैं या तो अपने करियर को किसी ना किसी तरीके से डेवलप कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, यानी एक अमाउंट हम लोगों के पास आ रहा होता है। अब हमारे पास मुद्दा होता है कि किस तरीके से हम लोग उस फाइनेंस को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें, किस तरीके से उसको इन्वेस्ट कर सकें और किस तरीके से ऐसी स्किल्स डेवलप कर सकें और कैसे उसको ऐसी जगह पर हम लोग इन्वेस्ट कर सकें कि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए। तो अब आते हैं 20 से 40 ईयर्स तक। अब 20 से 40 ईयर्स तक की एज ग्रुप में अगर हम देखें तो फाइनेंशियल प्लानिंग को हम लोग 3 कैटेगराइजेशन में बांट सकते हैं। सबसे पहले इस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग की जाए जो हमको सेटिस्फैक्शन दे सके, मेंटल रिलीफ दे सके। अब जैसे कोई पर्सन है उसके पास अगर घर नहीं है, वो किराए के मकान में रह रहा है, तो उसके लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो होता है कि किसी तरीके से उसके पास उसका खुद का घर आ जाए। तो मेरा मानना ये है कि उस व्यक्ति को जो अर्न कर रहा है अगर उसके पास घर नहीं है तो उसको एक ऐसा घर ले लेना चाहिए या ऐसी ज़मीन या प्लाट ले लेना चाहिए, उसके ऊपर घर का कंस्ट्रक्शन करवा लेना चाहिए, परचेज कर लेना चाहिए जिससे उसकी सैलरी पर बहुत ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो इसका एक प्रॉफिट देखिए क्या होगा, उस व्यक्ति के पास उसका खुद का घर हो जाएगा। अगर वो कहीं से लोन लेता है, सपोज वो बैंक से लोन ले रहा है, तो उस बैंक के लोन को वो एज ए इनकम टैक्स रिबेट में यूज कर सकता है। मैंने पहले वीडियो में बताया ही था कि हाउसिंग लोन का जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो 80C में आ जाता है और जो उसका इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो 80E में आ जाता है। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो इसके डुअल बेनिफिट हो गए। एक बेनिफिट ये हो गया कि आपके पास आपका घर हो गया, दूसरा ये कि आपकी जो सैलरी है जो इनकम टैक्स में जा रही है उस सैलरी को आप वापस रिबेट ले सकते हैं। और सबसे बड़ा तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेंटल रिलीफ मिल जाएगा। एक आपने हाउसिंग ले लिया, आपके पास घर हो गया, आपके पास एक रहने का ठिकाना हो गया, ये मेंटल रिलीफ आपको जो मिल जाएगा किसी भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब आ जाते हैं कि किस तरीके से वास्तव में हम अपने फंड को इस तरीके से प्लान कर सकें कि वो आगे जा कर के ग्रोथ डेवलपमेंट कर सकें। तो इसके दो फैक्टर हो सकते हैं, एक इंश्योरेंस और दूसरा इन्वेस्टमेंट। अब इंश्योरेंस को हम कैटेगराइज करेंगे कि कैसे इंश्योरेंस में अब हम लोग क्या होते हैं, जो यूथ होते हैं जो इस एज ग्रुप में होते हैं, वो एक जो सबसे बड़ी भूल करते हैं वो ये करते हैं कि वो इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट को कंबाइन कर देते हैं। जैसे कि LIC में फ़ंड लगा देते हैं या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में फ़ंड लगाते हैं या कभी कभी आप देखेंगे यूलिप पॉलिसीज़ हैं, इस टाइप की पॉलिसीज़ में लगाते हैं। हालांकि हो सकता है कुछ लोग मेरे बातों से इत्तेफाक ना रखें और मुझे कहें कि आप गलत बोल रहे हो,
लेकिन आप अगर ये चीज़ वास्तव में सर्च करेंगे और थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है और इंश्योरेंस अलग चीज़ है। इसको हमें अलग अलग ही रखना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस का जो प्योर फॉर्म होता है वो होता है टर्म इंश्योरेंस। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अर्न कर रहा है, वो अगर आप एक मोटा मोटा मान करके चले तो जितना वो एक साल में अर्न करता है उसका 20 टाइम्स तक वो टर्म इंश्योरेंस ले सकता है। हमें मान के चलते हैं जैसे कोई पर्सन है, उसकी सैलरी अगर 6 लाख के आसपास आती है तो वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस ले सकता है। और टर्म इंश्योरेंस की जो इंस्टॉलमेंट होती है वो बहुत कम होती है। अगर आप 1 करोड़ 20 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के टर्म इंश्योरेंस को कंपेयर करेंगे LIC के किसी भी प्लान से, तो या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के प्लान से, तो आप देखेंगे उसकी इंस्टॉलमेंट इतना ज़्यादा आ जाएगी कि आप उसको शायद वहन नहीं कर पाएंगे। एक जो नॉर्मल व्यक्ति है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि अगर हम अर्न कर रहे हैं तो हमारी हमारी फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है या लगभग पर्सन जो होता है वो अपने आप को सिक्योर करके चलता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब यही होता है कि अगर कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है, ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है कि हमारी फैमिली को ज़रूरत है बाद में फ्यूचर में, तो उसके लिए इतनी चीज़ें हो जाएं कि वो अपना जीवन यापन कर सके और वो सोसाइटी में सम्मानपूर्वक रह सके। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हम किस तरीके से टर्म इंश्योरेंस को ले रहे हैं। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हर एक पर्सन को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। जो टर्म इंश्योरेंस होता है उसकी इंस्टॉलमेंट बहुत कम आएगी, और जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो भी इनकम टैक्स एक्ट में 80C में आता है। आप इसका 80C के तहत रिबेट ले सकते हैं। अब इंश्योरेंस में ही दूसरा पार्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। हम अमीर हैं या हम गरीब हैं, ये केवल एक मेडिकल बिल की दूरी पर डिपेंड करता है। अगर किसी पर्सन के साथ ऐसा हो जाए कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ जाए, उसके किसी रिलेटिव को होना जाए, तो उसकी जितनी भी सेविंग होती है वो सारी खत्म हो जाती है। तो दूसरा फैक्टर है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी योजना चलाई है, आयुष्मान योजना। जो लोग उसके पात्र हैं उनको ज़रूर वो चीज़ ले लेनी चाहिए, आयुष्मान योजना। इसमें क्या होता है कि जो भी आपके सेकेंडरी या टर्सरी ट्रीटमेंट होते हैं, इसमें पर फैमिली पर ईयर 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस होता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं और कुछ चुनिंदा जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो भी आयुष्मान कार्ड को लेते हैं, और बहुत अच्छी योजना है। हमें इसे ज़रूर लेना चाहिए अगर हम लोग ले सकते हैं। इन केस अगर हम लोग उसके पात्र नहीं हैं, हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि जितनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है आप उसमें सर्च करिए कि आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपको कौन सा अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है। बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे स्टार हेल्थ है, एक है केयर, जो पहले रेलीगेयर कंपनी थी उसने केयर के नाम से अपना हेल्थ इंश्योरेंस निकाला है। पहले अपोलो म्यूनिक एक थी। इस टाइप के आप देखेंगे ICICI भी देती है, HDFC देती है। बहुत सारे जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनकी जो सब्सिडरीज़ हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं। अब आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा प्लान सबसे अच्छा है। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस वो पार्ट हैं जो आपकी हार्ड अर्न मनी को सेव करके रखते हैं। भाई अगर आपने रुपए सेव किया हुआ है और कभी ऐसी कंडीशन आ गई कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो आप मान के चलिए कोविड के टाइम पे लोगों ने देखा था कि घर के घर कंगाल हो गए। और आगे जिस हिसाब से बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे कैंसर हो गया या इस टाइप की ऐसी टर्मिनल डिसीज़ेज़ हैं जो सही नहीं हो पाती हैं या सही होने में बहुत ज़्यादा रुपए लगता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। इससे आप मेंटली फ्री हो जाएंगे किसी भी मेडिकल खर्चे से लिए। एक आपने टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए जो आपके न रहने के बाद में कैसे आपकी फैमिली को सपोर्ट मिलेगा उसके लिए फ़ायदेमंद है। हेल्थ इंश्योरेंस जब हम खुद रहते हैं और हमको मेडिकल इमरजेंसी में किसी फंड की ज़रूरत होती है तो हमारी सेविंग को बचाता है। अब जब हमने हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ले लिया तो हमारा एक पार्ट कवर हो गया कि जो हमारी सेविंग है वो सेव हो जाएंगी, वो हमारे पास रहेंगी। अब बारी आती है इन्वेस्टमेंट की कि हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यूथ हैं जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में, यूलिप इत्यादि वगैरह में वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं।
लाइफ इंश्योरेंस में भी कुछ अच्छी पॉलिसीज़ हैं, हमें देख लेना चाहिए। अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे जीवन आनंद है, जीवन लाभ, इस टाइप की पॉलिसीज़ कुछ अच्छी हैं। हालांकि मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट के साथ में इंश्योरेंस इन्वॉल्व होता है, इससे इसकी इंस्टॉलमेंट बहुत ज़्यादा आ जाती है। लेकिन अगर हम सेफर साइड लेना चाहें, अगर किसी को लगता है कि नहीं भाई रिनोन कंपनी है, हमको जाना चाहिए, तो आप जा सकते हो, हालांकि बहुत अच्छा नहीं है। तो अब हमें इन्वेस्टमेंट कैसा करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल सा रूल ये होता है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट वो करना चाहिए जो आपके इन्फ्लेशन को बीट कर सके। जो हमारा FRBM एक्ट है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक्ट है, उसके तहत क्या है कि गवर्नमेंट और RBI दोनों जो हैं ट्राई करते हैं कि एक स्पेसिफिक लेवल पर इन्फ्लेशन बना रहे। अब मोटा मोटा समझते हैं इन्फ्लेशन क्या है। जो महंगाई है उसको आप मोटे मोटे तरीके से समझ सकते हैं कि वो इन्फ्लेशन है। अब आप मान के चलते हैं वो 6% इन्फ्लेशन है। अब आपने क्या किया, आप यंग एज के हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल सेफर साइड लेके चल रहे हैं। आपने क्या किया कि उस रुपए को आपने FD में डाल दिया, जो आपको 5% या 6% इंटरेस्ट दे रही है, और 6% ही आपका इन्फ्लेशन चल रहा है। तो वास्तव में देखा जाए तो आप अपने रुपए को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उस रुपए की जान ले रहे हैं। FD जो है वो मैं आगे बताऊंगा किन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जो यंग एज के पर्सन है उनको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए? अब जो यंग एज के पर्सन है उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में, क्योंकि हम लोग रिस्क ले सकते हैं। हमारी एज ऐसी है कि अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है तो हमारे पास टाइम होता है कि हम लोग लंबे समय तक बने रह सकते हैं इन्वेस्टमेंट में, और जब मार्केट सही होगी तो फिर हम उससे एग्जिट कर लेंगे और अपना प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट यंग एज के लिए म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, शेयर मार्केट में करना चाहिए, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करना चाहिए। अब आते हैं म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं जो ग्रोथ फंड होते हैं, यानी जिस पर रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन उस पर ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। कुछ बैलेंस फंड होते हैं जिस पर रिस्क मिनिमाइज बैलेंस होता है, यानी आपका जो फंड है उसमें कुछ रुपए लगेगा ऐसी सिक्योरिटीज़ पर जो आपको फिक्स्ड इनकम देती हैं, और कुछ लगेगा कंपनीज में। एक तरीके से बैलेंस फंड होते हैं, तो उसमें रिस्क कम होता है तो प्रॉफिट भी कम होता है। कुछ होते हैं जो बिल्कुल सिक्योर फंड होते हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगते हैं, जैसे NHAI बॉन्ड निकालती है, सब में गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, म्यूचुअल फंड कंपनीज उनको परचेज करती हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका इंटरेस्ट कम मिलेगा, लेकिन आपका जो फंड है वो एक स्पीडी स्पीड से बढ़ेगा, एक बैलेंस वे से बढ़ता रहेगा। तो जो यंग एज का पर्सन है उसको बिल्कुल आप गांठ बांध के रख लीजिए कि उसको म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में आप जो अपना टाइम तय करें वो ज़्यादा समय तक तय करें। तो अगर हम सारी बातों को सम अप करें तो हम देखेंगे कि एक जो यंग एज का लड़का है या जो यंग एज का पर्सन है जो 20 से 40 के बीच में है, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो उसको एक घर अपने पास उसका ज़रूर होना चाहिए। दूसरा, उसके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। ट्राई ये करना चाहिए कि टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ के ऊपर का हो, और हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। अब हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है कि अगर उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे हैं, तो आप फैमिली फ्लोटर जरूर लीजिए, जिसमें आपकी वाइफ इन्वॉल्व हो और आपके बच्चे इन्वॉल्व हो, आप खुद इन्वॉल्व हो। अगर आप माता पिता को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो उसका इंस्टॉलमेंट थोड़ा ज़्यादा आएगी, लेकिन प्रयास करिए वो भी उसमें इनरोल हो जाए। हेल्थ इंश्योरेंस में मैंने आपको बताया कि आयुष्मान योजना, अगर आप उसके पात्र हैं तो ज़रूर लीजिए, बहुत अच्छी योजना है वो। इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इन्वेस्टमेंट आपको ऐसी जगह करना चाहिए जहां पर आपके फंड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हों, जो आपके इन्फ्लेशन को बीट कर सके। अब हम अभी तक बात कर रहे थे वो पर्सन जो 20 साल से 40 साल की एज तक का है। अब हम बात करेंगे कि 40 से 50 ईयर की एज तक के पर्सन को किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। अब देखिए, 40 से 50 ईयर वो एज होती है जिसमें हम लोगों के ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। नॉर्मली हमारे फादर बहुत ज़्यादा एज के हो चुके होते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनके एजुकेशन की जिम्मेदारी होती है। तो हमें अपने फ़ंड को इस तरीके से इन्वॉल्व करना चाहिए, इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमारा फंड सिक्योर भी बना रहे और रिस्क जो है वो कम हो, बैलेंस वे में हो। तो इसमें आप जा सकते हैं PPF में। PPF जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। इसमें गवर्नमेंट हर 3 महीने में अपने
इंटरेस्ट रेट को रिवाइज करती है और जितना वो कहती है, प्रॉमिस करती है, उतना आपको इंटरेस्ट देती है। आपका फंड सुरक्षित रहता है और वो 6, 7, 8 या 9% के हिसाब से एनुअल उसमें इंक्रीमेंट होता रहता है। सुकन्या समृद्धि योजना है, इसको आप ले सकते हैं। अगर आपके पास बेटी है जिसकी जिम्मेदारी है, उसको ले सकते हैं। आप SC/SS में जा सकते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को ले सकते हैं, और किसान विकास पत्र को ले सकते हैं। इस टाइप की कई योजनाएं हैं जिसमें 6%, 7%, 8% या 9% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है और आपका फंड सुरक्षित रहता है। और बाकी आपने जो 20 से 40 ईयर की एज में जो आपने प्लानिंग किया हुआ है, उस फंड को आप इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने म्यूचुअल फंड है, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट पिछले 10-15 साल से किया हुआ है, तो आप उसमें आप SWP लगा दीजिए, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। कुछ रुपए वहाँ से आता रहेगा और बाकी रुपए आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे की फ़ीस भर सकते हैं, जो आपके मंथली खर्चे हैं, या जो आप कहीं इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, उस तरीके से उसके खर्चे निकल आएंगे। अब जो क्रिटिकल स्टेज होती है वो होती है 50 से 60 ईयर के बीच में। ये वो एज होती है जिसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो होती है कि हमें अपने फंड को सुरक्षित रखना है। 50 से 60 या 60 के ऊपर इस एज में सबसे बड़ी चीज़ होती है फंड को ऐसे किन जगह पर लगाया जाए कि हमारा फंड बचा रहे और उस पर ठीक ठाक अमाउंट में हमको इंटरेस्ट मिल जाए। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया, आपको FD कर लेनी चाहिए। FD आप डिफरेंट बैंक में जाएंगे, आप वहाँ पर जा कर के उनका इंटरेस्ट पता करिए, उसमें ले सकते हैं और उसमें जा कर के FD करिए। आपका फंड सुरक्षित रहेगा और ठीक ठाक अमाउंट में आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर आप 60 साल क्रॉस कर चुके हैं तो फिर क्या करना चाहिए हमें? अगर हम 60 साल क्रॉस कर चुके हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है जो LIC के थ्रू क्रियान्वित होती है, वय वंदना योजना। उस योजना में क्या होता है, आप अगर आपके पास एक मुश्त 15 लाख रुपए है तो आप उसको डाल दीजिए। लगभग उसमें 8 से 9% के आसपास में इंटरेस्ट मिलेगा, और वो इंटरेस्ट आप चाहें तो एनुअली ले सकते हैं अपने अकाउंट में, मंथली ले सकते हैं या क्वार्टरली ले सकते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक हैं, वो FD करवाते हैं। उस FD को अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर दीजिए और उसमें एक बार में अमाउंट ले लीजिए, और या तो फिर इसी तरीके से पे आउट ले लीजिए, जो कि मंथली, क्वार्टरली और आपके इच्छानुसार होता है, आप ले सकते हैं उसे। इसी तरीके पोस्ट ऑफिस में MIS स्कीम होती है जिसे आप ले सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका फंड सुरक्षित रहेगा 60 साल के बाद। तो अगर हम सारी बातों को, सारे एज ग्रुप को समअप करें तो हमें पता चलेगा कि हमें इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करना चाहिए कि वो डाइवर्सिफाइड हो जाए। केवल ऐसा ना हो कि हमने केवल म्यूचुअल फंड में डाल दिया है, या केवल LIC में डाल दिया है, केवल FD में डाला है, केवल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले रखी हैं। हमारा फंड ऐसा होना चाहिए कि कुछ अमाउंट जो हमारा हो वो हमारा एज ए इन्वेस्टमेंट जा रहा हो शेयर मार्केट में, एज ए इन्वेस्टमेंट जा रहा हो म्यूचुअल फंड्स में, एज ए इन्वेस्टमेंट जा रहा हो आपका लैंड एंड सिक्योरिटीज़ में। इस तरीके से होना चाहिए। और इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस हमारा इस तरीके से होना चाहिए कि वो किसी भी इमरजेंसी में मेडिकल चीज़ों को कवर कर सके और हमारे फंड को सुरक्षित रख सके। आशा करता हूँ कि जो मुझे सही लग रहा था और मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट का सबसे सही तरीका है वो यही है। आप लोग खुद सोचिएगा, विचार करिएगा कि और इसको किस तरीके से और अच्छी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग की जा सकती है।